आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत के पहले बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के बारे में। सोचिए, एक ऐसी खोज जिसने हमें पत्थरों के दौर से निकालकर सीधा धातुओं के युग में पहुंचा दिया। ये कहानी है उस पुल की जो पाषाण युग को कांस्य युग के बड़े बड़े साम्राज्यों से जोड़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, हजारों हजारों सालों तक इंसान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या थी? एक तेज धार वाला पत्थर। बस वही हथियार, वही औजार। लेकिन इंसानियत को तो आगे बढ़ना था और पत्थर की अपनी सीमाएं थी। और बस यहीं से एक नई खोज की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, नवपाषाण युग के खत्म होते होते इंसान पत्थर के औजारों का समझिए उस्ताद बन चुका था। उन्हें तराशना, चमकाना, मतलब हर काम में माहिर। पर दिक्कत ये थी कि पत्थर तो पत्थर है, उसकी अपनी एक लिमिट थी। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत की तरक्की एक दीवार से टकराकर रुक गई हो, जिसे पत्थर के औजारों से तोड़ा नहीं जा सकता था। और फिर कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, एक चमकदार पत्थर जो आग में पिघल जाता था और उससे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। ये था तांबा। जी हाँ, इंसानियत की पहली धातु, और इसके मिलने के साथ ही सब कुछ बदलने वाला था। तो इस नए दौर को एक नाम दिया गया, ताम्रपाषाण युग, या अंग्रेजी में कैलकुलिथिक एज। और इसका राज ना इसके नाम में ही छिपा है। ये ग्रीक शब्दों से बना है, खाल्कोस जिसका मतलब है तांबा और लिथोस मतलब पत्थर। ये वो जमाना था जब पत्थर और तांबे की टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ चल रही थीं। बड़ा ही दिलचस्प दौर था ये। अब जरा देखते हैं कि ये दौर इतिहास में कहाँ फिट बैठता है। तो ये जो ताम्रपाषाण युग है, ये करीब करीब 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला। मतलब ये नवपाषाण युग और कांस्य युग के ठीक बीच में एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। एक ऐसा पुल जो हमें पत्थरों की दुनिया से निकालकर धातुओं की दुनिया की तरफ ले जा रहा था। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई, ये सिर्फ बेहतर औजार बनाने तक ही नहीं रुकी। नहीं, इसने तो लोगों के जीने का, खेती करने का और साथ मिलकर रहने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर था कैसा। सबसे पहले बात करते हैं खेती और खाने पीने की। तांबे के आने से खेती में एक तरह की क्रांति आ गई। अब लोग सिर्फ गेहूं और जौ ही नहीं, बल्कि चावल और बाजरा जैसी नई फसलें भी उगाने लगे थे। मवेशी, भेड़, बकरी पालना तो आम हो गया था, जिससे खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। हमें गोमांस और समुद्री भोजन के भी सबूत मिलते हैं। औरतों और काली मिट्टी पर कपास भी उगाया जाने लगा था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि समाज अब सिर्फ पेट भरने से आगे की सोच रहा था। तो लोग अब घुमंतु नहीं रहे। वे नदियों और पहाड़ियों के पास गांव बसाकर रहने लगे थे। घर कैसे होते थे? मिट्टी और गोबर से बने हुए, या तो गोल या फिर आयताकार। ज्यादातर घर एक कमरे के ही थे, लेकिन कुछ जगहों पर 5-5 कमरों वाले बड़े घर भी मिले हैं। और ये शायद इस बात का पहला संकेत था कि समाज में अब अमीर और गरीब का फर्क पैदा हो रहा था। और अब बात करते हैं इस युग की सबसे बड़ी, सबसे अहम क्रांति की, धातु कर्म। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब पहली बार इंसान ने पत्थर से धातु को अलग करने का एक तरह से जादू सीखा। इसी को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। और इस पिघले हुए तांबे से उन्होंने चाकू, कुल्हाड़ियां, मछली पकड़ने के हुक, सब कुछ बनाया। ये सिर्फ नए औजार नहीं थे, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो कला और संस्कृति भी पीछे नहीं रहती। तो इस तकनीकी तरक्की के साथ साथ आर्ट और कल्चर में भी एक नई लहर देखने को मिली। लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को मिट्टी और तांबे के जरिए दिखाना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनके मिट्टी के बर्तन। अब चाक का इस्तेमाल होने लगा था, जिससे एकदम शानदार एक जैसे बर्तन बनने लगे थे। ये बर्तन ज्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से सुंदर सुंदर फूल, पक्षी और जानवरों के डिजाइन बने होते थे। और हाँ, इसी दौर में पहली बार हमें काले और लाल रंग वाले अनोखे बर्तन भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही दौर नहीं था, ये स्पेशलाइजेशन का दौर था। समाज में अब अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स थे। तांबे के कारीगर थे, हाथी दांत पर नक्काशी करने वाले थे, चूना बनाने वाले थे, और तो और कीमती पत्थरों से गहने बनाने वाले भी थे। साफ है कि समाज अब सिर्फ किसानों और शिकारियों का झुंड नहीं था, बल्कि कहीं ज्यादा जटिल और संगठित हो चुका था। तो तांबा एक क्रांतिकारी खोज थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी जिसने सारी मुश्किलें हल कर दी। इस क्रांति की अपनी कुछ सीमाएं थी, अपनी चुनौतियां थीं, और यही बातें इसे एक अधूरी क्रांति बनाती हैं। तो असल में तस्वीर थी कैसी? देखिए, एक तरफ तो ये लोग धातु इस्तेमाल करने वाले पहले समाज थे। इनके गांव बड़े हो रहे थे, इनकी कला फल फूल रही थी, ये सब बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ इनकी टेक्नोलॉजी अधूरी थी। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांस्य जैसी मजबूत धातु बनाना नहीं जानते थे। इनके औजार इतने मजबूत नहीं थे कि काली मिट्टी जैसी सख्त जमीन को जोत सकें। और एक और बात, ये जानवरों को पालते तो थे, पर सिर्फ मांस के लिए, दूध के लिए इस्तेमाल करना इन्हें नहीं आता था। और ये जो बात है, ये इस दौर के सार को, मतलब इसकी असलियत को बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक बहुत धीमा और अधूरा बदलाव था। एक ऐसा दौर था जहां पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों एक साथ चल रही थीं। तांबे के औजार आ तो गए थे और धीरे धीरे पत्थर की जगह ले भी रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस कभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया। और शायद इस युग की सबसे कड़वी सच्चाई ये थी कि इतनी तकनीकी तरक्की के बावजूद जिंदगी आसान नहीं थी। खुदाई में बच्चों की जो अनगिनत कब्रें मिली हैं, वो बताती हैं कि कुपोषण और बीमारियां बहुत आम थीं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सोचने पर मजबूर करती है कि बेहतर औजार मिल जाने का मतलब हमेशा बेहतर जिंदगी नहीं होता। तो आखिर ताम्रपाषाण युग ने हमें सिखाया क्या? इसने एक बात तो साफ कर दी कि भविष्य धातुओं का ही है, लेकिन इसने ये भी साबित कर दिया कि सिर्फ तांबे के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े नहीं किए जा सकते। उसके लिए कुछ और चाहिए था, कुछ ज्यादा मजबूत, कुछ ज्यादा भरोसेमंद। और वही खोज कांस्य युग की शुरुआत करने वाली थी।